हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सीटेट स्टूडेंट के लिए आज के जो ये सेशन होने वाला है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी और कुछ ट्रिक्स भी। आप सोच रहे होंगे कि मैम इस एग्ज़ाम में ट्रिक्स और टिप्स की क्या ही ज़रूरत है। ज़रूरत है, क्योंकि आप भी जानते हो कि पेपर आता है लेंदी। और अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निक पता है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि हम इजी तरीके से आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो आपको ये ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिक्स भी अगर लगाएंगे ना, तो हमारा समय भी बचेगा। यानी वो क्वेश्चन जो हम मिनटों में सॉल्व करते हैं, कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आज मैंने जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आपके पिछले वर्षों के कुछ प्रश्नों पे, तो वो आपके टॉपिक्स हैं। जैसे आपके हेरिडिटी इन्वायरमेंट से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। वहीं आपके जीन पियाजे थ्योरी, और अगर हम कहें वाइगोस्की कोहलबर्ग से रिलेटेड हार्वर्ड गार्डनर, वहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जेंडर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सीटेट हर बार क्वेश्चंस में डालते हैं। तो हमें ऐसे टॉपिक्स छोड़ने ही नहीं चाहिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी, क्योंकि हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम एक पेपर को ही पूरा समय दे दें। यानी हमारा एम होना चाहिए कि अच्छे से इसकी स्टडी करके, अच्छे से एनालाइज करके हम फर्स्ट टाइम पे ही अच्छे नंबरों से क्लियर करें। यही मेरा मानना है, और यही मुझे लग रहा है सारे स्टूडेंट्स का मानना होगा। कौन स्टूडेंट चाहेगा कि हम हर बार पेपर दें? ऐसा एक्सपीरियंस कौन लेना चाहेगा कि भाई हम पहली बार दे देते हैं। कोई भी एग्जाम बच्चा देता है तो पहली बार चाहे दे चाहे सेकेंड टाइम दे, वो उतनी ही प्रिपरेशन करता है ना। तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ बेनिफिट की है कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रही हूँ, जो हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा। कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें भी कर रहे हैं जो आपके पेपर में आपको मदद करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, यानी आपसे पूछा गया है कि आपको रोल बताना है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेज इंक्लूड की हैं, हिंदी और इंग्लिश। जहाँ पे किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश देख लो। थोड़ा सा कभी कभी हेल्प मिल जाती है इंग्लिश देखने में, है ना, क्योंकि कुछ हिंदी के शब्द ऐसे कठिन टाइप के होते हैं जिनको समझना नहीं पॉसिबल हो पाता। तो इसकी वजह से इंग्लिश अगर आप देख लेंगे तो थोड़ा इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल में दोनों क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए, ठीक है, तब आंसर तक पहुंचेंगे तो आप जल्दी पहुंच पाएंगे। आपके पहले ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कुछ जो एस्पेक्ट में जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं तो हेरिडिटी से, और कुछ में आपकी इन्वायरमेंट से। बी ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। यानी जीनों पर पूरी तरह से निर्भर करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन डी है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि चारों ऑप्शन आपको आराम से दिख सके। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहली बात तो आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपकी ट्रिक लगेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस ट्रिक की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ट्रिक की बात करूंगी तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें केवल, एकमात्र, सदैव ऐसे शब्द अगर आए, ठीक है, यानी ओनली वगैरह लिखा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आंसर होगा ये कभी भी सही नहीं होगा। केवल, एकमात्र, सदैव, ये ऐसे अगर शब्द आपको एग्जाम में दिख रहे हैं तो आप उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें केवल लिखा रहता है, तो राइट आंसर तक पहुंचना बहुत ईजी हो जाता है और आप कुछ सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो मेथड है, ये जो ट्रिक है, इसको लगाना बिल्कुल मत भूलना अगर आप चाहते हो कि आपका समय बचे और एग्जाम पहली बार में क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं ये तीन ऑप्शन की, यानी ए बी सी।
अब ABC में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, सबसे बढ़िया लग रहा है, उसी पे जाइए। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर पहला है यानी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ये चूज करने का जो टेक्निक है वो आपको जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो, जब तक इसकी थ्योरी नहीं पढ़ते हो, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज़ की आनुवंशिकता हमें क्या देती हैं, क्षमताएं देती हैं। आनुवंशिकता हमें क्या देती हैं, क्षमताएं यानी एबिलिटी देती हैं, और पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित करने का काम करता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे के विकास में केवल पर्यावरण का रोल है या केवल आनुवंशिकता का रोल है। यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि भाई 50-50 रोल है। यहाँ कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी होंगे जहाँ आपकी आनुवंशिकता आपकी भूमिका निभाएगी, और कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी हैं जहाँ आपकी पर्यावरण आपसे भूमिका निभाती है। आप सोचिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर से अपने माता पिता से, अपने परिजन से सीखते हैं, अपने जो कजन्स होते हैं, जो हमारे घर के मेंबर होते हैं, उनसे सीखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने समाज से सीखते हैं, हम अपने स्कूल से सीखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों का मिक्स रूप है, यानी बच्चे के विकास में दोनों की अहम भूमिका है। इसलिए आपका जो ऑप्शन पहला है ये आपका सही होगा। और ये जो कथन कहा है कि आनुवंशिकता हमें क्षमताएं प्रदान करती हैं और पर्यावरण इन क्षमताओं को विकसित करने का काम करता है, ठीक है। यानी पर्यावरण एक तरीके से हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करता है, ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिससे हमारी जो एबिलिटी है वो और डेवलप होती है। तो ये जो कहा है ये कहा है लैंडिस महोदय ने। किसका ये कथन है, लैंडिस महोदय जी का ये कथन है कि आनुवंशिकता विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और आपका जो ऑप्शन पहला है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। आप जानते हैं जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मनोवैज्ञानिक हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास थ्योरी दी है उन्होंने। तो उनके अनुसार कहा नहीं जा सकता, कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। आपके ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यानी क्वालिटेटिव स्टेजेस, ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, और डी ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर तक पहुंचिए, ठीक है। तो यहाँ पे जीन पियाजे जी की थ्योरी आपने अगर पढ़ी नहीं है अभी तक तो आप मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पे हमने जीन पियाजे वाइगोस्की महोदय जी के भी बारे में बात की है। तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, थ्योरी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, कहा नहीं जा सकता, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास थ्योरी दी है, इसको जरूर याद रखिएगा, कब पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास की स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जा सकता है कि क्या होता है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने कहा है ये मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे लिखने में सुविधा रहे। तो पहली बात तो उन्होंने क्या कहा कि विकास जो यानी डेवलपमेंट है वो गुणात्मक चरणों में होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटेटिव स्टेजेस, ठीक है। उन्होंने कहा विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, यानी विकास एक क्रम से चलता है, ऐसा नहीं है कि बिना क्रम से, जैसे पहले शैशवावस्था आई, फिर क्या कहते हैं बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसे होता है ना। ऐसा नहीं होगा ना कि भाई शैशवावस्था से डायरेक्ट किशोरावस्था तक पहुंच जाया जाए, है ना। तो यहाँ पे क्रमिक रूप से विकास होता है, धीरे धीरे स्टेजेस वाइज विकास होता है। इसीलिए उन्होंने 4 स्टेजेस भी बताई हैं। पहली स्टेज क्या है, संक्रियात्मक अवस्था, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी सबकी अलग अलग एजेस भी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बात की है, आप उसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पे और चीज़ों के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने कि बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। लेकिन यहाँ पे और बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें भाषा
का मतलब एक तरीके से रोल नहीं है, मतलब वो नहीं इफेक्ट करती है। लेकिन अगर हम यहाँ वाइगोस्की की बात करेंगे, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, वाइगोस्की की, जो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। अगर हम उनकी बात करें तो वो तो कहते हैं कि बच्चे के विकास में, बच्चा जब सामाजिक रूप से इंटरेक्ट करता है, यानी समाज से अंतःक्रिया करता है, तो वो क्या करते हैं, भाषा उसकी टूल का काम करती है, भाषा उसमें सहयोग करती है। यानी भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वाइगोस्की महोदय और जीन पियाजे जी की थ्योरी के अनुसार। तो ऐसे जो टर्म्स हैं ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, इन्होंने इस चीज़ को वरीयता नहीं दी है। बल्कि अगर हम यहाँ निरंतर अभ्यास की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है। किसके अनुसार, थॉर्नडाइक के, ठीक है, जिन्होंने तत्परता अभ्यास इन सब का नियम दिया था, ठीक है। तो अगर थॉर्नडाइक के अनुसार आएगा तो ये सही होगा, लेकिन अगर यहाँ जीन पियाजे जी के अनुसार पूछा गया है तो ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी आंसर सही है, बट ऑप्शन सी यानी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है, ना कि पियाजे महोदय जी ने। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इससे देखो एक क्वेश्चन से हमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हुए दिख रहे हैं और थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जो ऑप्शन है वो नीचे जा चुके हैं। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो जीन पियाजे जी की थ्योरी है जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है। कौन कौन सी स्टेजेस की बात की है उन्होंने, 4 स्टेजेस हैं उनकी। पहली है आपकी संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और ये जो अवस्था है इसका ईयर भी कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जा सकता है। तो 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7 वर्ष। वहीं थर्ड की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से 11। और लास्ट जो होती है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो आपकी 11 से ऊपर की अवस्था है। तो ये 4 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बताया है जीन पियाजे महोदय जी की थ्योरी से रिलेटेड, और इसमें कई बार प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अब तक जितने भी जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से 2016 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक अलग से क्लासेस ली है जिसमें हमने सारे क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, और डी है अनुक्रमणीयता। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 2 से 7 वर्ष होती है, उसकी आपसे सीमा पूछी गई है। क्या पूछी गई है, सीमा, ठीक है, यानी लिमिटेशन पूछी गई है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा उनकी लिमिटेशन, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि यानी आपसे क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। एक सीमा नहीं है, एक बार आप ये क्वेश्चन फिर देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को एक बार देखें, फिर इस ऑप्शन को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतीकात्मक विचार का विकास, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये इसका गुण है ना कि सीमा, ये क्या है, गुण है। क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा संकेत और प्रतीकों के का जो बच्चे का विकास होता है, और वहीं इस वक्त बच्चे के भाषा का भी प्रयोग स्टार्ट हो जाता है, मतलब बच्चा भाषा प्रयोग भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक का गुण है, ना कि सीमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शंस आपको दिखें। चलिए, तो क्वेश्चन है डैट डैट डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कुछ कारण दिए गए हैं, कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है, पहला ऑप्शन है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ठीक है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यानी खेल के बारे में पूछा गया है। सी है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और जो ऑप्शन आपका डी है उसमें कहा गया है कि आपके विनय ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वे नए कौशल, ठीक है, वे
नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ठीक है, थोड़ा सा और इसको देख, अब दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वे नए कौशल, ठीक है, यहाँ पे वे नए लिख लीजिएगा। ठीक है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे विनय पे थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गया था इस पे। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो के अलावा अगर पूछा जाए तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो खेल के बारे में सही नहीं है। तो आपको नहीं है वाला चूज करना है। तो देखो यहाँ पे कई लोगों को अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि जैसे प्रश्न में के अलावा आ जाता है तो वो सही पे आंसर करना शुरू कर देते हैं, और यही मिस्टेक्स है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो खेल के बारे में सही नहीं है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन उसके बारे में सही होंगे, तो ये आपको चूज करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका सही नहीं, यानी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा जो आपके कारण दिए हुए हैं उसमें बच्चे के विकास में ये भूमिका निभाते हैं। तो जैसे देखो, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। यह उनकी इंद्रियों को क्या करता है, उत्तेजित करता है। वे क्या करते हैं, नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग किया जाए। ठीक है, और ये उनकी जो सामाजिक यानी सोशल, आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल और उनकी मॉरल, इन सभी विकास में उनका खेल योगदान देता है। तो खेल केवल मात्र ये नहीं है कि समय बिताने का एक तरीका है कि अगर हम खेल खेल रहे हैं तो सिर्फ समय बिताने के लिए खेल रहे हैं। खेल से भी बच्चों का विकास होता है, बच्चे का सोशली डेवलपमेंट होता है, बच्चे का मेंटली, बच्चे का फिजिकली और मॉरली, हर तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इसलिए खेल की अहम भूमिका है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो के अलावा पूछा गया था, इसलिए जो रॉन्ग आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, यानी बच्चे को क्रिटिकली रूप में अगर थिंकिंग करने के लिए या इनवाइट करता है, कौन सी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, डू यू नो द आंसर टू दिस। बी है सही जवाब क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर। सी है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन। और डी है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व। सो आपके समक्ष आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ें फिर सावधानी से आंसर दें। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके साथ वैसा ही है प्रेशर कि आपको आंसर सही करना है। जब इस तरीके से आप प्रश्न करेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न सही ही होंगे। जल्दबाजी के साथ ये मत सोचिएगा कि अभी कर लेते हैं बाद में देखा गया है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यहाँ गलती करेंगे तो एग्जाम में भी गलती होगी इस वजह से। तो अगर हम यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका जो प्रश्न पूछा था कि प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, तो वो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, यानी विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम्स के कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। जब बच्चा इन चीज़ों को सोचने लगेगा और थिंकिंग करने लगेगा कि कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही वे है एक ही चीज़ सोचने का। तो जो ये दिया गया है इसमें समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए कहना, बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए उन्हें क्या करना, इनवाइट करना, आमंत्रित करना। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं और इसी को हम कहते हैं अपसारी चिंतन। क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन। तो अभिसारी और अपसारी में अंतर आप समझिएगा। ठीक है, एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। जब हम कई मतलब एक प्रॉब्लम की कई मल्टीपल सॉल्यूशन खोजते हैं तो उसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन मतलब होता है एक ही वे में, जैसे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, हम उनके राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं, वो आपका होता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो इसमें फर्क यही होता है।
तो इस वजह से क्या होता है, हम जो समस्या होती है उसके विविध तरीके यानी डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन खोज पाते हैं किसमें, और अलग अलग वे में डाइवर्स थिंकिंग कर पाते हैं, अलग अलग वे में हम सोच पाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, अब सारी चिंतन की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो अभिसारी और अपसारी चिंतन से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अच्छा, डी ऑप्शन नीचे चले गए, अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को शामिल किया है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा है थीमैटिक, ठीक है, थीमैटिक आप इसको कह सकते हैं, इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण और आपकी रैंकिंग। सी ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग। ठीक है, और वहीं अगर हम डी ऑप्शन की बात करेंगे तो डी ऑप्शन है परियोजना विधि क्षमता, समूह बनाना और आपका रैंकिंग। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अगर हम थोड़ा सा छोटा करें तो क्या चारों ऑप्शन हमें दिखेंगे? बहुत ही छोटा करना पड़ेगा, इस तरह में तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ 3 ऑप्शन देख लीजिए, उधर नीचे फिर मैं कर दूंगी तो आप चौथा ऑप्शन भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आप बताना चाहें तो इन तीनों आंसर, तीनों ऑप्शन में से बता सकते हैं, ये आपको राइट आंसर तक पहुंचा देगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। तो प्रगतिशील जो शिक्षा होती है यानी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव होके सीखते हैं, यानी एक्टिव भागीदारिता का यहाँ पे पालन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, स्वयं करते हैं। जीन पियाजे जी ने भी यही कहा है ना। और इसलिए जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है यानी प्रगतिशील शिक्षा है, वो करके सीखने, परियोजना विधि और सहयोग से सीखने में ज़्यादा फोकस करता है। तो देखो, आप जानते हैं कि किसी चीज़ को अगर आपको सीखना है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप जैसे मान लो हम फ़ोन पे देखते हैं, कुकिंग के वीडियो वगैरह देखते हैं, जब तक देखते रहते हैं हमको लगता है यस हम कर लेंगे, लेकिन जब हम उसको करते हैं यानी बनाते हैं कोई सामान, तो फिर हम जल्दी सीख पाते हैं उस चीज़ को, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो उसको अगर करोगे तो करने के बाद वो चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगी और उससे कर पाओगे। वहीं प्रोजेक्ट मेथड और सहयोग के साथ सीखना, यानी आप कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ अपने सहयोगियों के साथ भी और बेहतर तरीके से उस चीज़ को सीख सकते हो। तो यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है क्वेश्चन को, कि जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि प्रगतिशील शिक्षा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये प्रगतिशील शिक्षा का एक तरीके से हिंट हिंट है ना आपके लिए, कि अगर ऐसा आए तो आप प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात करता है लर्निंग बाय डूइंग की, प्रोजेक्ट मेथड की और कोऑपरेटिव लर्निंग की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। अब हमने फिर से एक क्वेश्चन लिया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, और ये क्वेश्चन मैंने स्वयं नहीं बनाया है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सोचो, एक ही बार में देखो 2 क्वेश्चन आ गए प्रोग्रेसिव एजुकेशन से, तो यानी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है। आपके ऑप्शन है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। सी ऑप्शन है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, और डी है, जीवन सच्चा शिक्षक है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आप राइट आंसर को चूज कीजिए कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका सही उत्तर होगा उसकी अगर हम बात करें तो आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यानी एजुकेशन इज स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड।
तो यहाँ पे शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसका मतलब क्या होता है कि शिक्षा मनुष्य को क्या देती है? जीवन जीने की कला देती है। क्या देती है ये? जीवन जीने की कला देती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे तो इस वजह से जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसके संबंध में कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करे? प्रतिबिंबित करे, यानी एक तरीके से रिफ्लेक्ट करे, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो सामाजिक और जो प्राकृतिक यानी नेचुरल वर्ल्ड है उसमें अपने आप को समायोजित कर सके, उस चीज़ को आत्मसात कर सके। तो यहाँ पे एक शिक्षा ही होती है जिसके माध्यम से हमारी जो पर्सनालिटी है उसका विकास होता है, और इसमें जो आपका जो नेचुरल वर्ल्ड है और जो सोसाइटी है वो आपकी अहम भूमिका निभाती है, यानी सोशली रूप से आप अच्छे से डेवलप हो पाते हो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा केवल ये नहीं है कि आपने किताबें पढ़ ली, आपने डिग्रियां हासिल कर ली। जब तक आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आता है, जब तक आप एक अच्छे मॉरल रूप से चीज़ें नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आता है, आप नहीं समझे जाओगे कि आप शिक्षित हो। आपने देखा होगा एक शिक्षित इंसान और एक अशिक्षित इंसान में अंतर, आप सामने किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आप जाओ और एक शिक्षित इंसान को खड़ा कर दो और एक अशिक्षित यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो पढ़ा लिखा हम केवल उनको नहीं कहेंगे कि केवल किताबें पढ़ ली हैं तो हम उन्हें ही पढ़ो। मान लो वो किताबें पढ़ लिए हैं और सामने बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो क्या हमें उन्हें शिक्षित कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं ना। शिक्षित का मतलब यही होता है कि जिनके पर्सनालिटी में, जिनके बिहेवियर में अंतर आए, यानी एक तरीके से शिक्षा परिवर्तन लाता है। तो ये रही बात, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, चारों ऑप्शंस आपके दिखेंगे नहीं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है कोहलबर्ग से। तो जैसे मैंने बताया, आपकी पियाजे, आपके वाइगोस्की और आपके कोहलबर्ग, तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसके अनुसार योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, उनके सिद्धांतों ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, बी ऑप्शन है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। सी है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और डी है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन जो पहला है ये आपका सही उत्तर है, यानी इनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक जो परिपक्वता है यानी मेच्योरिटी है, और जो नैतिक परिपक्वता है यानी जो आपका मॉरल मेच्योरिटी है, उसके बीच का एक सहयोग का समर्थन किया है। तो कोहलबर्ग की थ्योरी आप जानते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और इनमें उन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन योग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि नैतिक विकास तीनों स्तर और सातों सोपानों, जैसे हम क्या करते हैं कि नैतिक निर्णय लेने की जो योग्यता है, ठीक है, और जो आपके दृष्टिकोण हैं उनमें जो व्यापकता है उनको भी इंगित करता है। जैसे हम प्रथम चरण की अगर बात करें, जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, इसके अगर हम प्रथम चरण की बात करें, पहले चरण की, तो पहले चरण में आपका क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर। क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, इस पर क्या करता है? बालक आत्म केंद्रित होते हैं। बालक क्या होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं। ठीक है, क्योंकि वे स्वयं के हित के बारे में ही सोचते हैं। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में बच्चा अपने खुद के बारे में सोचता है, अपनी ही नैतिक व्यवहार करते हैं। और जो उसका तीसरा चरण आता है, यानी तीसरे चरण में क्या होता है? उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, क्या होता है? उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें बालक बाह्य केंद्रित हो जाते हैं, यानी वे निष्पक्ष भाव से नैतिक व्यवहार करते हैं। तो जैसे आपने देखा, अंतर देखा ना दोनों के बीच, कि प्रथम में बच्चा क्या कर रहा है? पहले स्वयं के हित के बारे में सोच रहा है, पहले चरण में उसने स्वयं के हित के बारे में सोचा। लेकिन जब तीसरा चरण आया तब वो क्या कर रहा है? निष्पक्ष रूप से नैतिक व्यवहार कर रहा है। तो ये जो इनकी स्टेजेस हैं, इनमें बच्चे का धीरे धीरे अंतर आता है। जैसे आज्ञा और दंड वाला आपका है, तो स्टेजेस हैं, ठीक है, अलग अलग स्तर हैं।
तो इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, इनके लिए भी टॉपिक लाएंगे क्योंकि आपके कोहलबर्ग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कई बार बच्चा डर की वजह से क्या करता है, चीज़ें करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें फिर वो ऐसा करता है कि भाई ये उनके हित के लिए सही है, समाज उन्हें सही मान रहा है, नहीं मान रहा है। कुछ टाइम बच्चा ये कहता है कि ये जो रूल बनाए गए हैं समाज ने हमारे हित के रूप में बनाए हैं, तो हमें इनका पालन करना चाहिए। तो बहुत सारे इनके स्टेजेस में बहुत सारी बातें हैं, उनको हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो यहाँ पे जो आपका है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, उसे चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, यानी उस चरण की बात हो रही है जब विकास संभव है, अधिकतम विकास संभव है। ठीक है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। सी है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और आपका जो डी ऑप्शन है वो है कि उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्या हो रही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लो दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊँ इस चीज़ को, तो बच्चा जो कर रहा है या जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है आपका वाइगोस्की की थ्योरी। क्या है आपकी, वाइगोस्की की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ के बारे में उन्होंने डिटेल में बात की है कि एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा जानकार का हो, उससे हम सीख सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे मान लो कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, मान लो जैसे आपको भी बचपन में किसी न किसी ने साइकिल सिखाया होगा, तो पीछे उन्होंने सहारा दिया होगा और कुछ टाइम के बाद उन्होंने छोड़ दिया होगा, फिर आप स्वयं चलाने लगते हो। तो एक टेम्परेरी जो हेल्प हो जाती है ना, इससे बच्चा अपने आप चीज़ें करने लगता है, तो वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी आपने उसको, जैसे मान लो कोई मैथ कर रहा है तो आपने उसे हिंट दे दिया। ठीक है, हिंट दे दिया, और कोई काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा मदद करके फिर आप हट गए, तो जब आप थोड़ी सी मदद करके हट जाते हो तो वो जो आगे का काम है वो बच्चा स्वयं कर लेता है। तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि आपने उसको टेम्परेरी हेल्प दी, टेम्परेरी हेल्प की सहायता से बच्चा आगे करने लगा। पूरी तरह से हेल्प नहीं देनी है कि आप पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दो, उसको हिंट दोगे तो वो आगे का प्रोसेस करेगा। तो यही होता है आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर बच्चा अपने आप काम करने लगता है स्वयं से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, डी है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही उत्तर है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, लंदन की व्हाइट हेड इंस्टीट्यूट और कहीं के एक अन्य इंपीरियल कैंसर रिसर्च लेबोरेटरी ने अपने शोधों के अनुसार बताया था कि एक शरीर में दो भिन्न लिंगों का उनके बाह्य लक्षणों के साथ विद्यमान होना, ठीक है,
और इसमें क्या है कि दोनों लक्षण अपना संतुलन समीकरण बराबर ही रख देते हैं अथवा एक गुण को अधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मर्दाना और एक स्त्री गुणों का दोनों तरीके से उसमें समायोजन होता है। तो आप मेरी बात को थोड़ा सा रिलेट कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें उसके थोड़ा सा पुरुषों वाले भी गुण होंगे, थोड़ा महिला वाले भी गुण होंगे, है ना। तो एक चीज का प्रदर्शन हो सकता है ज्यादा हो, है ना। तो उस तरीके का जो होता है ये होता है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, यानी उभयलिंगी जो पर्सनालिटी होती है ये इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का क्या होता है, इसमें समायोजन होता है, ठीक है। दोनों का समायोजन होता है, वो होता है आपका उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने देखे हैं, कई बार प्रश्न आते हैं। और इससे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहाँ से भी संबंधित हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रश्न लाएंगे। तो यहाँ मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ऐसे प्रश्न कराए जाएं जिसके चांसेस ज़्यादा हों, है ना। और यहाँ पे फॉर्म अभी आने का आप वेट कर रहे हो, कई बच्चे हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि मैम अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आया है। फॉर्म आने का वेट मत कीजिए, पहले से तैयारी कर लीजिए, फॉर्म अपने समय से आ जाएगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन आप जानते हैं सेंटर की है तो वो अपने समय से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगी। आपके पास फिर प्रॉपर समय भी नहीं बचेगा कि आप सोचो कि फॉर्म अभी आया है और एग्ज़ाम भी जल्दी हो गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्टार्ट करो। स्मार्ट स्टडी वही है कि पहले से प्लानिंग कर लो कि आपको पहले क्या पढ़ना है और लास्ट में एग्ज़ाम के समय क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर उसको थोड़ा सा मैनेज कर लोगे ना तो एग्ज़ाम इजी तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। और ये तो पहली स्टेज है। अब तो ये भी है कि आप ना प्राइवेट में पढ़ा सकते हो ना गवर्नमेंट में, आपको दोनों तरफ से आपको सीटेट क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। तो इसलिए है कि फर्स्ट टाइम पे ही क्वालिफाई करो और टारगेट रखो 130 का, ठीक है। 130 नंबर का टारगेट रखो, उसके अनुसार आप स्टडी करो और देखो कि अब तक कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर बार प्रश्न आते हैं। उन टॉपिक का एक नोट्स बनाओ, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स भी एक बना लो जिसको लास्ट टाइम रिपीट करो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इससे क्या होगा कि आपका केवल सीटेट नहीं, आप जितने भी एग्ज़ाम देते हो अगर ये चीज़ें आप करते हो कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, फिर आपने उसमें से ढूंढा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे कौन कौन से हैं जो हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं, उनको अलग से मेंशन करके उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करो। और टाइम मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत ट्रिक्स और टिप्स की भी ज़रूरत है आपको। तो थोड़ा बहुत अगर ट्रिक्स लगाओगे तो आपके लिए क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो ये रही आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जब भी मेरी क्लासेस हों उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलती है, क्योंकि लाइव की अभी थोड़ा सा मेरे पास अभी वो सुविधाएं नहीं है कि जिसके हिसाब से मैं लाइव कर सकूँ चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी फिर धीरे धीरे लाइव भी आया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस देते हैं। और ये क्लासेस आपकी थ्योरी वाइज भी होती हैं, प्लस हम प्रैक्टिस के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो इसकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस देख सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।